नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। वर्तमान की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जो है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश भगत जी। आपका स्वागत है अपने चैनल पर। धन्यवाद सभी दर्शकों को और आपको भी जी। अभी जो है इस क्षेत्र में कहा जाए तो आदिवासी क्षेत्र में एक शब्द बहुत तेजी से गूंज रही है हर एक के जेब में, वनवासी। और डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर के हर एक आदिवासी यही सोच रहा है क्या डिलिस्टिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यही सारी चीज़ों के विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल रहा है कि वनवासी शब्द पर आप क्या कहेंगे। वनवासी शब्द हमारे लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। वनवासी शब्द के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी और आप हमारे सभी दर्शकों को, वनवासी शब्द ना तो संवैधानिक शब्द है ना ही प्रचलित शब्द है। वनवासी शब्द से इतना आदिवासियों को चिढ़ क्यों है? लगातार आदिवासी यदि कोई आपको असभ्य कहे, जंगली कहे तो आपको चिढ़ नहीं होगा क्या? वनवासी शब्द का क्या? यदि आपको कोई असभ्य कहे तो आपको चिढ़ होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो वनवासी क्या असभ्य? वनवासी का मतलब क्या हुआ बताइए? वन का में रहने वाला, जंगल में रहने वाला जंगली व्यक्ति, यही कहना चाह रहे हैं क्या हमारे को? एक खास तौर पर अगर आदिवासी आपको बताया जाए, मैं आपको कहूंगा कि अभी जो वनवासी, हमारे सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि माननीय अमित शाह जी ने, जो केंद्रीय हमारे क्या गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा हमें वनवासी कह करके संबोधन किया गया। हम इसका बिल्कुल हम घोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में हम इसका निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे जो मंत्री जी हैं उनको सभी आदिवासियों से माफी मांगना चाहिए। वनवासी जो है वनवासी जो है आदिवासी जो है लोग हैं, खास करके जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं, जंगल जमीन का संरक्षण आदिवासी को वनवासी शब्द से नहीं पत्रकार जी, आदिवासी प्रकृति पूजक है, इसलिए प्रकृति के बीच में रहता है, प्रकृति के बीच में रहता है। तो आप शब्दों को, जैसे कि अभी समरसता और समानता की बात कहता है आरएसएस, आपने सुना होगा। तो समरसता का मतलब ये नहीं, समरसता शब्द का उपयोग करता है तो क्या वो समानता हमारे साथ व्यवहार रखता है क्या? किसी भी शब्दों का दो मीनिंग निकाला जा सकता है, एक सही और दूसरा गलत। तो ये अपभ्रंश की बात है महोदय जी। डेफिनेशन अगर जिस तरीके से दीजिएगा वैसे ही होगा। आदिवासी जो लोग हैं या वनवासी का शब्द है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये हमारी विरासत का सवाल है। आदिवासी मतलब सिर्फ आदिवासी कहा जाए, इसको वनवासी ना कहा। आदिवासी कहने पे क्या आदिवासी भी कह देंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वनवासी शब्द आदिवासी जो समाज है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए कि आदिवासी जो लोग हैं या जो संप्रदाय है, जो समुदाय है, वनवासी शब्द को डायरेक्टली इनकार क्यों कर रहा है? वनवासी शब्द का अर्थ ही बदल गया है तो क्यों इनकार नहीं करेंगे। हम लोग जितने भी आदिवासी हैं प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, हम लोग प्रकृति के साथ में हैं, लेकिन हमें वनवासी ना कहा जाए, हमें आदिवासी कहा जाए। आदिवासी से हमारी पहचान है। आदि से हम इस जगह में रह करके खुदकट्टी हमारे यहाँ पे हमने बनाया है, रह रहे हैं शुरू से ही, तो हमें आदिवासी कहा जाए। हमको वनवासी से कह करके हमें दिग्भ्रमित ना किया जाए हमारे आदिवासियों को। बहुत से आदिवासी जो अपने आप को आदिवासी से वनवासी स्वीकार कर चुके हैं, जैसे सोमा उरांव जी हैं झारखंड से। ये कुछ लोगों की आप बात कर रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं गणेश राम भगत जी, वे अपने आप को वनवासी कहते हैं। तमाम जितने भी आदिवासी अपने आप को वनवासी कहते हैं, सारे बीजेपी के दलाल हैं। कम संख्या, बीजेपी के समचा लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इसलिए अपने आप को संख्या कम। आप दिल्ली देखे, रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में वहां गए थे, सब लोग अपने आप को आज आपको पता है पत्रकार जी, आपको पता है कि हमारे पूरे भारत में आदिवासियों की संख्या क्या है? आदिवासियों की संख्या 17 करोड़ लगभग है। तो 17 करोड़ सभी लोग गए क्या वहाँ पर? कुछ लोग गए, लेकिन 2-3 लाख तो गए ना। तो कुछ लोग गए, कुछ लोग वो लोग गए जो बीजेपी के चमचे हैं या बीजेपी के दलाली करते हैं। 3 लाख बीजेपी का सपोर्ट लाभ ले रहे हैं। 17 करोड़ से 3 लाख आदिवासी भी अपने आप को वनवासी स्वीकार कर रहा है, तो क्या कम डाटा है? कम डाटा नहीं, आपको जो 16 करोड़ फिर बाकी बचा तो है 16 करोड़ 97 लाख। ये तो अपने आप को यहाँ पे प्रकृति पूजक मान रहे हैं। आप इस आंकड़े को देखिए ना, आप थोड़ा सा यहाँ पे जाके देखो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, 3 लाख जो जनसंख्या है आदिवासियों की, अपने आप को वनवासी अगर स्वीकार कर रहा है तो जरूर तो कुछ बात होगी। वो सारे के सारे बीजेपी के लोग थे। और आप जो जिसको कह रहे हैं रामलीला मैदान में 3 लाख था, सारे के सारे फ्री फोकट के लोग गए हुए थे। फ्री फोकट अगर अपमान कर रहे हैं इस तरीके से कह के, फ्री फोकट कह के आप उनका अपमान कर रहे हैं। किनका अपमान हो रहा है? जो फ्री फोकट में उसको लिया गया, फ्री में लिया गया और फ्री में उनको लेकर के वहाँ पे फ्री में रखा गया, फ्री में सारा चीज सुविधा दिया गया, तो क्यों नहीं जाएगा आदमी? वो सब के सब वनवासी समर्थक थे, ऐसा नहीं है। उनको फ्री में ले जाएगा तो कोई भी चला जाता है।
गए तो उसको थे ना। लाल किला मैदान घुमाने के नाम से ले गया, लाल किला दिखाएंगे बोल के ले नहीं गया। ऐसा नहीं, दिल्ली घुमाने के नाम से ले डेलिस्टिंग गया। के नाम से लिया गया था। जब मैं इस बात का डेलिस्टिंग हमारे के नाम क्षेत्र से, में डेलिस्टिंग के नाम से लिया गया था, डेलिस्टिंग के नाम से गए थे और हुंकार भरा गया है कि डेलिस्टिंग होगा। डिलिस्टिंग का कोई वहां पर आपका मंच में जाके देखिए, डिलिस्टिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं था, डिलिस्टिंग का कोई उल्लेख भी नहीं हुआ। डिलिस्टिंग नाम से यहाँ पे भरमाया गया है यहाँ के लोगों को, और धर्म की लड़ाई लड़ाने का जो हमारे शासन सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जो हैं, आज भी शासन सत्ता में बैठ करके धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं आदिवासियों को। हम इनका खंडन करते हैं। डेलिस्टिंग की मांग को लेकर गए थे, अगर ठीक है डेलिस्टिंग की मांग को लेकर वहां पे अगर कोई बैनर नहीं दिखा, पोस्टर नहीं दिखा डेलिस्टिंग को वो लेकर तो फिर उनके साथ धोखा ना हुआ। ठीक है रोका हुआ, मानते हैं इस बात को, लेकिन डेलिस्टिंग के नाम पर भी 3 लाख की जनसंख्या इस क्षेत्र से जाना है, मायने आम बात है क्या? शासन सत्ता उसको फ्री में लेके जा रहा है तो क्यों नहीं जाएगा आदमी? 3 लाख लोग डिलिस्टिंग के नाम को लेकर के जागरूक है कि डिलिस्टिंग होना भी चाहिए। वो जागरूक बिल्कुल नहीं है, वो दलाल लोग हैं, वो जागरूक नहीं कह सकते हो, हम उनका कैसे जागरूक कहेंगे? सारे के सारे दलाल लोग हैं। और आप डिलिस्टिंग का दूसरा अर्थ क्या होता है आप समझ रहे हैं? मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि डिलिस्टिंग का अर्थ होता है कि हमारे आदिवासियों को, कुछ लोगों को अलग कर देना, सूची से बाहर करना। सूची से बाहर करने का मतलब होगा 5वीं अनुसूची हमारी खत्म होगी। कैसे खत्म? तो हमारे 5वीं अनुसूची कैसे खत्म हो जाएगी? 5वीं अनुसूची आपको अनुच्छेद 244 में जाके पढ़ना चाहिए इसको। हमारे आदिवासियों के लिए संविधान में लिखा हुआ है, जसपुर क्षेत्र में 0% आदिवासी निवास कर, ईसाई आदिवासी जो है निवास करता है, ऐसा उनका तर्क है। उनका तर्क है कि इस क्षेत्र में ईसाई लोग रहते ही नहीं है, जो रहते हैं सब आदिवासी है, तो कैसे डिलिस्ट होगा ये? 5वीं अनुसूची क्षेत्र से कैसे खत्म होगा? ये एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है आपको। मैं अंदर आरटीआई से जो जानकारी मांगा गया था, पत्रकार जी शायद कृपा शंकर जी शायद मांगे थे आरटीआई से जवाब जो है कलेक्ट्रेट से, इस क्षेत्र में ईसाई लोग रहते ही नहीं, डिलिस्ट कैसे होगा? ये डिलिस्टिंग का मुद्दा नहीं है, डिलिस्टिंग का जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, डिलिस्टिंग नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये प्रोपोगंडा डिलिस्टिंग का किया जा रहा है, और हमारे जो सरना आदिवासी हैं या फिर अन्य जो आदिवासी हैं, उनको ये भरमाया जा रहा है कि ईसाई लोग जो हैं बाहरी धर्म को मान रहे हैं, ऐसा इनको कहा जा रहा है। तो हमारे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इनको अनुच्छेद 25 को अच्छे से समझना चाहिए, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और विशेषकर आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। आदिवासी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसकी आस्था के अनुसार चल सकता है। तो इस बात का ये लोग गलत उपयोग कर रहा है और यहाँ पे लड़वाने का काम कर रहा है। मान सकता है किसी भी संस्कृति को, फिर भी वो आदिवासी रहेगा, फिर भी आदिवासी रहेगा। तो एक मैंने पोस्टर पढ़ी थी, कहीं पे लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि मैं बिशप हाउस के बिशप से को चैलेंज करता हूं कि वे आकर के डिबेट करें, जो लोग क्रिश्चियन लोग धर्म को मान रहा है, स्वीकार कर चुका है, उस आदमी को हमारे सामने लाइएगा, हमसे डिबेट करा लीजिएगा, आप ही के चैनल में करेंगे। जो क्रिश्चियन बन चुका है, बोलिएगा, जो क्रिश्चियन बन चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, जो क्रिश्चियन बन चुका है, क्या बाइबल के आधार पर उसको कर्मा नाचने का अधिकार है? मैं इस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसने ऐसा कहा है उस व्यक्ति को लाइएगा हमारे साथ में, हम डिबेट कर लेते हैं। मैंने एक और बिशप तो बड़ी बात अलग बात है, उनको बोलेगा हमारे साथ आपके चैनल में हम डिबेट करते हैं। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, जिस भाई ने भी कहा है वो हमारे सामने आए और इस चैनल के माध्यम से अपना संपर्क करके हमसे डिबेट करे। आप डिबेट के लिए तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं उनको सरना सनातन एक है, सरना सनातन एक नहीं है, तेजी से चल रहा है झारखंड क्षेत्र में, सभी लोग बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है। ये भी एक प्रोपोगंडा। कैसे प्रोपेगेंडा है? सरना अलग चीज है और सनातन अलग चीज है। सनातन तो कहां से सनातन शब्द आ जाएगा? सनातन का मतलब ही क्या होता है? आदिवासियत की बात है महोदय जी, आदिवासी यहाँ पर शुरू से रह रहा है। 5वीं अनुसूची अंग्रेजों के समय में। सरना सनातन एक है, जो लोग आदिवासी हैं वे भी महादेव को मानते हैं, महादेव पार्वती की पूजा करते हैं, बुढ़ादेव एक स्वरूप है उनका, इस तरीके से मानना जो है। आदिवासी लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अपने इष्ट देवताओं की प्रकृति की पूजा करते हैं। देव को मानता है, कोई बुढ़ा देव को मानता है, कोई सरना को मानता है, सरना देव को, ऐसे तमाम अलग अलग। सनातन शब्द बिल्कुल इसमें हम नहीं जोड़ सकते हैं। सनातन शब्द हिंदुओं का शब्द है, हिंदुओं का शब्द भी नहीं है, ये बुद्धा का शब्द है, लेकिन उन्होंने हिंदू ने अडॉप्ट कर लिया। सनातन शब्द भी उनका नहीं है, सनातन शब्द भी उनका नहीं है। आदिवासियों का शब्द प्रकृति पूजक है, प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी इष्ट देवता इनके आराध्य हैं, हम उनकी बात करते हैं। सनातन शब्द इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है आदिवासियों के साथ में। तो जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, क्या डिलिस्टिंग हो पाएगा आपको लगता है? डिलिस्टिंग नहीं होगा। डिलिस्टिंग कैसे होगा? डिलिस्टिंग हमारे क्षेत्र में लागू ही नहीं होगा। आदिवासी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। डिलिस्टिंग का प्रोपोगंडा ये किया जा रहा है कि वो दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया। आदिवासी का तो धर्म प्रकृति पूजक है, तो कैसे दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है? दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है, इसलिए तो उसका डिलिस्टिंग होना दूसरा धर्म। आदिवासी का प्रकृति पूजक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आदिवासी रीति रिवाज संस्कृति से उसकी पहचान है, धर्म से उसकी पहचान नहीं है।
तो जो डिलीशन कैसे आर्टिकल, होगा? जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा उस आर्टिकल में संशोधन करके फिर डिलिस्टिंग करने का मांग किया जा रहा किसके द्वारा किया जा रहा है। जनजातीय है? सुरक्षा जनजातीय सुरक्षा मंच किसका है? गणेश राम भगत उसके तो वो नहीं, उसका वो कौन है? उसका सपोर्टर कौन है? बीजेपी है, ऐसा बोलिए ना। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? अब देखिए, आरएसएस कह सकते हैं। कौन उसके पीछे है जनजातीय सुरक्षा मंच के पीछे? जनजातीय सुरक्षा मंच के जो राष्ट्रीय जो ये संयोजक सारा हैं, प्रोपेगेंडा गणेश राम भगत हैं। आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। आरएसएस का एक संगठन है ये जनजातीय सुरक्षा मंच। तो ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। डिलिस्टिंग के मांग को लेकर के आदिवासियों के बीच में लड़वाने का काम किया जा रहा है। 3.5 लाख के जो आदिवासी की संख्या है, वो जो उस जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं। और अरे हमारे 1.5 करोड़ 15 करोड़ में 3.5 लाख या 3 लाख या 2 लाख की 1.5 जो बात करोड़ कर है, रहे वो हैं, भी एक जगह संगठित हैं क्या? आज आदिवासी नहीं, जो 17 करोड़ हैं, आदिवासी में संगठन नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत मुक्ति मोर्चा एकमात्र ऐसा संगठन है पूरे भारत भर में एसटी एससी ओबीसी के ऊपर में काम कर रहा है। और हमारा संगठन, जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, पूरे 22 राज्यों में जहां जहां हमारे आदिवासी हैं, हम सभी आदिवासियों को एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सब हमारे जितने भी लोग आदिवासी 17 करोड़ हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर में भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में शामिल हो जाएं, उसमें जुड़ें, उसको समझें और उसका एक वीडियो देख लें। उसका वीडियो देखने पर ही उनको यकीन हो जाएगा कि हमारे हक की बात कौन कर रहा है। वनवासी शब्द स्वीकार नहीं है। वनवासी शब्द बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हमारे जितने भी आदिवासी लोग हैं, वनवासी शब्द हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। डिलिस्टिंग हो पाएगा क्या लगता है? डिलिस्टिंग नहीं हो पाएगा। डिलिस्टिंग होना ही नहीं है, क्योंकि आदिवासी को है किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन वो रीति रिवाज परंपरा के आधार पर वो आदिवासी होता है, धर्म के आधार पर नहीं। और तो डिलिस्टिंग का नाम ही नहीं होगा। परिसीमन की क्या बात बोलेंगे? जब 5वीं अनुसूची खत्म होने की आप लोग जैसे बात कर रहे हैं, परिसीमन होने के अभी जो एक चर्चा चली हुई है, कुनकुरी विधानसभा भी जनरल सीट घोषित हो सकता है, संभावना है परिसीमन के बाद में। इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन परिसीमन जो सारा कार्यक्रम है, हमारे यहाँ जो भारत में जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये हमारे विदेशी ब्राह्मणों का शासन सत्ता बैठा हुआ है। जिस तरह से 1947 में आजाद होने के बाद विदेशी अंग्रेज चला गया, लेकिन आज ब्राह्मण विदेशी है, वो बैठा हुआ है। तो वो तो चाहता ही है कि वो अपनी संख्या बढ़ाए। आदिवासियों के साथ में छल कपट तो पूरा पैक्ट से हुआ गया है। आप बोल रहे हैं डिलिस्टिंग हो जाएगा तो 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगी। डिलिस्टिंग का हो ही नहीं सकता है। मान के चलिए हो जाएगा तो 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगी, ये डर है। 5वीं अनुसूची यही डर है ना, यही डर है। 5वीं अनुसूची खत्म करने के लिए शासन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, डिलिस्टिंग की बात कर रहा है, आपस में लड़वाने की बात कर रहा है। तो परिसीमन होगा तब भी तो जनरल सीट घोषित हो रहा है। कहीं ऐसे खुद जो सूरजपुर उसी के लिए तो हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे भारत में काम कर रहा है कि इस बात को हमें पुरजोर तरीके से विरोध करना है, जहां पर जनरल सीट कर दिया गया है उसको। वो तो परिसीमन होना है तो उसके बाद होगा ही। जैसे सूर्य सिंह बेसरा उसके खिलाफ में लड़ने वाले हैं कि उसके लिए पूरे आदिवासियों को एक मंच पर आकर के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर में आकर हम इसका विरोध करेंगे। एक चीज बताइए, डिलिस्टिंग का विरोध बहुत खुल के हो रहा है, डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए आदिवासी एकत्रित हो गया इस क्षेत्र में, मैंने देखा है लाखों की संख्या में एकत्रित हो गया। और जो है अभी बोल रहे हैं जो डिलिस्टिंग है उसके लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक जो छत्तीसगढ़ में बना था उसके लिए एकत्रित हो गए। लेकिन 5वीं अनुसूची संरक्षित करने के लिए 5वीं अनुसूची को के जो वास्तविक जो स्वरूप है, हाँ, उसको जमीनी लेवल 5वीं अनुसूची को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। संविधान में लिखा हुआ नहीं हो रहा है तो आदिवासी तो इसके आदिवासियों को उसकी मांग को लेकर के आदिवासी रोड पे क्यों नहीं उतरता? आदिवासी 5वीं अनुसूची के लिए उतर रहा है ना सर। कहाँ उतर रहा है? 5वीं अनुसूची की मांग के लिए तो सारी लड़ाई हो रही है। बस्तर में लड़ाई हो रही है, हमारे हसदेव में जंगल कट रहा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है 5वीं अनुसूची को बचाने के लिए। अरे क्यों नहीं हो रहा है सर? इसी के लिए तो हम लोग सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद क्यों है? इसी के लिए काम कर रहा है कि हम सबको, आप जितना भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के आदिवासी एकत्रित है, डिलिस्टिंग के विरोध में आदिवासी एकत्रित है। 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? 5वीं अनुसूची की लड़ाई चालू है। लोग अपने अपने सब लोग इस बात के चिंतित कर रहे हैं और इसके लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसका एक मंच जो है हमारे पास मंच है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर से ये कार्यक्रम होगा और इस बात को हर कोई कह रहा है कि 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म होगा। अब आप जिन संगठनों की बात कर रहे हैं, परिसीमन अगर हो रहा है, परिसीमन हो रहा है, वीडियो में जो देख रहे हैं, आप जो यहाँ पे सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उस बात को आप कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात का भी है कि 5वीं अनुसूची हमारी खत्म हो जाएगी। उसको किसी तरीके से वीडियो की बात नहीं है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे समझ में आती है क्या चीज है क्या नहीं है। परिसीमन होगा तब भी तो आदिवासी सीट जाने की संभावना है। इसके लिए तो सर जनसंख्या के आधार पर, अनुपात के आधार, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर हमें हमारा सीट रखना है। आपको इसकी बड़ी लंबी लड़ाई आपको बता दे रहा हूँ। बाहर के लोग आकर के यहाँ पर जो घुसपैठ अंबिकापुर में कर रहे हैं,
आज यहाँ पर उनको बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, बाहरी लोगों को ज्यादा सुविधा दिया जा रहा है और यहाँ के लोगों को खदेड़ा जा रहा है बाहर। तो ये सारा रणनीतिक शासन का है ना सर। अब सेकंड सवाल मेरा आपसे ये है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव अवैध है? हाँ, अवैध है। 5वीं अनुसूचित में स्वायत्त शासन है, स्वायत्त शासन है, स्वायत्त चुनाव शासन में है, यहाँ पर अवैध है। यहाँ पर हमारा एक आदिवासी सलाहकार उसके लिए- परिषद होना चाहिए। तो उसके लिए आदिवासी क्यों नहीं लड़ाई लड़ता है? आदिवासियों को कई हिस्सों में बांट दिया गया है, कोई बीजेपी में बटा हुआ है, कोई कांग्रेस में बटा हुआ लेकिन है, आज कोई तक धर्म में बटा हुआ है। राष्ट्रीय आदिवासी मैंने इस परिषद आर्टिकल को पढ़ा है, हमारे एक, मैं इस विषय पे आपसे भी कई बार डिस्कशन हो चुका है, एक हमारे समाज सेवी थे आदिवासी के, उनसे भी बात हुआ है, वो चुनाव के कभी सपोर्ट में नहीं थे, कभी चुनाव नहीं होना चाहिए हाँ, आदिवासी आदिवासी क्षेत्र में। उनके अलावा मैंने किसी भी आदिवासी को इस ओर जाते नहीं देखा है। मैं इस बार जो ज्योत्सना करकट्टा हैं, जो एक बहुत चर्चित चेहरा है झारखंड से, उनसे भी सवाल किया था क्या आदिवासी 5वीं अनुसूची है वो संरक्षित रखने के लिए काम करेगा? तो उन्होंने कहा क्षेत्रीय पार्टी बनाओ, क्षेत्रीय पार्टी बना करके हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज जो आदिवासी को मैं देख रहा हूँ, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, सांसद बनने की तैयारी कर रहा है, विधायक बनने की लेकिन स्वतंत्र शासन जो उसका मौलिक अधिकार है उस पे जो है संरक्षित करने की बात नहीं कर रहा है। वनवासी शब्द में जितना विरोध वो कर रहा है, क्या 5वीं अनुसूची को संरक्षित रखने के लिए वो आदिवासियों को, आपको मैं बता रहा हूँ, आवाज उठा रहा है? तो मैं आपके साथ दर्शकों को, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि हमारा भारत देश को तथाकथित आजादी के बाद कांग्रेस के हाथ में हमारा शासन सत्ता रहा। आर्टिकल 25 के आर्टिकल हमारा 244 के तहत स्वायत्त शासन हमारे लिए उपलब्ध है 5वीं अनुसूची के तहत। तो उसके लिए किसी ने पहल शासन प्रशासन ने कभी नहीं किया। हमारे कुछ लोगों ने, हमारे लोगों को तो पढ़ने लिखने का अधिकार दिया नहीं था। हमारे लोग तो आजादी के बाद पढ़ना लिखना शुरू किए। पढ़ने लिखने के बाद ये लोग, कई लोग भाजपा के, कई लोग कांग्रेस के, उस समय कांग्रेस था, कांग्रेस के साथ में सपोर्ट में चले गए। कांग्रेस के साथ जाने की वजह से इन्होंने हमारे लोगों को गुमराह किया। और जो मेन बात है 5वीं अनुसूची की बात है, आज भी मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि 5वीं अनुसूची के मुद्दे अभी कुछ सालों से चल रही हैं। इसके पहले कोई 5वीं अनुसूची को जानता नहीं था। अब तो जागृत हो रहे हैं ना लोग, अब जागृत हो रहे हैं की विशेषता आप समझ रहे हैं ना। और इसीलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद काम कर रहा है। डिलिस्टिंग की बात उठी है तब से 5वीं अनुसूची सबको याद आई है। डिलिस्टिंग के पहले से 5वीं अनुसूची का चर्चा चल रहा है, ग्राम सभा की चर्चा हो रही है तो लेकिन 5वीं अनुसूची को संरक्षित करने के लिए आज आदिवासियों को खड़ा हुआ। आज आदिवासियों को शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कांग्रेस में पहले रखा, उसके बाद बीजेपी में कर दिया, कांग्रेस बीजेपी की होकर 2 भागों में कर दिया। इसके बाद इनके अलावा हमारे जो अलग अलग क्षेत्र में हमारे इष्ट देवता अलग अलग हैं, कोई गौड़ समाज से, कोई कंवर समाज से, कोई उरांव समाज से है, इनको सब अलग अलग करके इनको बांटने का काम किया गया है इनके द्वारा। इसीलिए हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे 22 राज्यों के जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं सभी को एक बैनर पे लाने का प्रयास कर रहा है, ताकि हम ये संविधान में लिखित स्वायत्त शासन है इसको हम लागू करवाएं। चुनाव लड़ने की तैयारी तो चुनाव लड़ना, देखो यहाँ की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत में वहाँ पर आदिवासी चुनाव लड़के अपना अधिकार पाएगा या स्वतंत्र शासन को ये अधिकार शासन स्थापित करके पाएगा? स्वायत्त शासन इसके लिए संविधान में उल्लेखित है, स्वायत्त शासन के द्वारा पास चुनाव लड़के अपना अधिकार को पाएगा या फिर स्वायत्त शासन को स्थापित करके पाएगा? स्वायत्त शासन को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? स्वायत्त शासन को लागू कौन है? शासन लागू करवाने के लिए। तो शासन सत्ता में आज तक किसका है? बीजेपी और कांग्रेस का है। तो बीजेपी और कांग्रेस में आप लोग पहले चुनाव लड़ेंगे, संसद में जाएंगे, उसके बाद स्वायत्त शासन को लागू करेंगे, ऐसा है? इसके लिए मुद्दा ऐसा है महोदय जी, आज देखो हमारे भारत देश में जो 5 राज्य जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, सारी पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। वो ब्राह्मणों की पार्टियां होने की वजह से ये सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चुनाव जीत के 131 सांसद हैं आज हमारे आदिवासी एससी के, आदिवासी तो वो उनके दलाल हैं। मैं ये बताना चाहूँ 5 जो पार्टियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस का और अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर पर दलाल कह रहे हैं। ये हमारे जगह पे आप जाएंगे, हमारे भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये लोग दलाल और भड़वे लोग हैं। पहले सवाल का जवाब दे लीजिए कि आप जो जिनको दलाल कह रहे हैं उन दलालों के जगह पे आपका कहना यह है कि हम जाएंगे संसद में, जाने के बाद में फिर हम विधि पास करेंगे, फिर स्वायत्त शासन स्थापित करेंगे, चुनाव से हम संन्यास ले लेंगे, ये कहना है आपका? हमारे लिए 5वीं अनुसूची में स्वायत्त शासन दे दे तो हमको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। कौन देगा? ये शासन हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसको लागू करवाना चाहिए। पाया जाएगा जो लागू है, जो ऑलरेडी संविधान में है उसको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पैसा एक्ट तो लागू है, पैसा एक्ट लागू है, अभी इम्प्लीमेंट देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। किसी पंचायत को, किसी सरपंच या सचिव के, ग्राम सभा अध्यक्ष को उसके अधिकारों का कोई पता नहीं। सारी समस्याओं का जड़ जो है विदेशी ब्राह्मण है। अब घुमा फिरा के विदेशी ब्राह्मण को सारी समस्याओं का जो जड़ है, आप इतना लंबा चौड़ा जो पूछ रहे हैं, सारी समस्याओं का जड़ जो है विदेशी ब्राह्मण है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज में छप करके आया है कि ब्राह्मण जो है विदेशी है।
नहीं, और मैंने आपको संयुक्त कहा राष्ट्र कि संघ के तहत आदिवासी संयुक्त अपना राष्ट्र अधिकार संघ कैसे पाएगा? आपने कह दिया कि इसका जिम्मेदार ब्राह्मण। क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस आई आजादी के बाद। देखो हमारा कौन अंग्रेज विदेशी चला गया तो उसके बाद कौन आया शासन में? यहाँ का जो बामन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस का भारत का शासन का मान संभाला। तो एक विदेशी चला गया, दूसरा हिस्सेदारी तो विदेशी सभी की है ना। आप दूसरा विदेशी भारत में हुक्मरान बन गया, और हुक्मरान बनने के आप बाद जितनी संख्या कह रहे हैं सांसदों की, इतने आदिवासी सांसद 131 सांसद हैं आज भी। 131 सांसद जो है ST SC के हैं। ST के हैं, वो जो गए हैं वो तो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन हैं तो उसके पार्टी के चमचे। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये चमचा युग हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कांसीराम के द्वारा लिखा हुआ पार्टी के चमचे होने के नाते ये लोग हमारे आदिवासी के ना होकर के आज हमारे उनके हो जाते हैं, पार्टी के हो जाते हैं वो, और इस वजह से समस्या है। तो इस वजह से समस्या है। कारण अब ब्राह्मणों को ठहरा देंगे। क्यों नहीं? आज हुक्मरान तो कौन है, शासन सत्ता में कौन है? 131 जो सांसद है वो क्या वहां पे मक्खी मार रहे हैं? यही चीज तो मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपसे सवाल मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आदिवासी है ना, आदिवासी हैं लेकिन वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी के चमचे हैं। आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे पूना पैक्ट हमारे लिए मिला था। पूना पैक्ट के तहत हमारे लिए अधिकार था, हमको 2 वोट देने का अधिकार था। आदिवासियों का एक निर्धारित क्षेत्र था अलग से, लेकिन उस पूना पैक्ट को मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा उसको खत्म किया गया, जिसका परिणाम ये है संयुक्त निर्वाचन हुआ। और संयुक्त निर्वाचन के तहत भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यदि संयुक्त निर्वाचन से अब हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा होंगे, और इस वजह से आज हमारे लोग चुन के जाते तो हैं, लेकिन आज उनके नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं और पार्टी के मुखौटा बन के बैठे हुए हैं। आदिवासी रियल प्रतिनिधित्व का बात है महोदय जी, रियल प्रतिनिधित्व ये होता है। प्रतिनिधित्व वास्तविक रियल प्रतिनिधित्व हमारे जितने चुन के जा रहे हैं ना, ये पूरे प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वास्तविक प्रतिनिधित्व पूरे के पूरे ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है भारत में। 1947 में विदेशी अंग्रेज चला गया और यहाँ का हुक्मरान बन गया, जो DNA रिपोर्ट के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, वो यहाँ का आज भी शासन सत्ता बैठा हुआ है। 1935 में आजाद हो चुके हैं। 1932 में उनको मिल गया था। हाँ, पूना पैक्ट के तहत पूर्णतः 35 में उनको सेकंड इंडिया एक्ट बनाकर उसको अधिकार दे दिया गया कि ये हमारा एक्सक्लूडेड एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको खत्म करके हमारे साथ में धोखा किया गया। किसके द्वारा किया गया? शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा किया गया। शासन के पास में पुलिस है, प्रशासन है, वो सारा चीज उनके पास में है। 1950 में संविधान लागू हुआ संविधान, और उसके बाद जो अनुच्छेद है उसी जो 1935 वाली आज तक लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? मजबूत बनाने के लिए 244 की जो अनुच्छेद है उसे संविधान में शामिल किया गया कि नहीं किया गया? बिल्कुल है 244 है, 5 अनुसूची है, जो सेकंड इंडिया एक्ट जो था 1935 का पूरा सेम टू सेम लाया गया है। लेकिन अंग्रेज हमको देना चाहते थे, स्वायत्त शासन अंग्रेज तो दे दिया ना, अंग्रेज हमको देना चाहते थे, इसको खत्म कर दिया मोहनदास करमचंद गांधी ने। कैसे खत्म किया? पूना पैक्ट करवा दिया। संविधान में है कि नहीं है? अभी तो आज है। कैसे खत्म किया फिर? वो स्वायत्त शासन जो जैसे का वैसे बरकरार है ना जी। लेकिन फिर से पृथक निर्वाचन क्षेत्र को खत्म कर दिया ना। जब पृथक निर्वाचन होता तो हमारा क्षेत्र में पृथक निर्वाचन क्षेत्र, चलिए पृथक निर्वाचन मानते हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन जो है, निर्वाचन व्यवस्था ही आदिवासी क्षेत्र में अवैध है, तो पृथक निर्वाचन की भी क्या व्यवस्था होगी? पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और 2 बार वोट देने का जो अधिकार था हमारे पास, ये बहुत बड़ा अधिकार था हमारे लिए। स्वायत्त शासन की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके तो मैं बोल रहा हूँ कि पंडित हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी जब शासन सत्ता में आए तो उसके बाद हमारे लिए 5वीं अनुसूची को लागू करवाना था कि नहीं करना था? करना था कि नहीं? 5वीं अनुसूची लागू है, वो पुस्तक के अंदर में संविधान में है, व्यवहार में कहाँ किया? लेकिन व्यवहार में नहीं है। तो आदिवासी जब अब जागृत हो चुके हैं, तो किसी भी आदिवासी नेता ने 5वीं अनुसूची संरक्षित करने के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? आदिवासी कांग्रेस में जाके कांग्रेसी माइंड का हो गया, जो कांग्रेसी माइंड का बीजेपी माइंड का चला गया। जो राजनीतिक है उसको तो बात छोड़िए, लेकिन जो आदिवासी नेता है वे भी चुनाव लड़ने की ओर जा रहा है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको एक लास्ट बात अपना पार्टी बना रहा है, क्षेत्रीय पार्टी बना रहा है, लेकिन स्वायत्त शासन या 5वीं अनुसूची जो स्वायत्त शासन व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। आज आदिवासियों का टुकड़ों में बांट दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पार्टियों में बटा हुआ है। पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, आज 131 सांसद हैं ST और SC के, वो किसकी बात मानते हैं? सबसे पहले पार्टी की बात मानेंगे या पब्लिक की बात मानेंगे? राजनीतिक जो लोग हैं उनकी बात। हाँ,
वो पब्लिक की बात मानेगा कि चलिए पार्टी की बात उसे मान मानेगा? लेते हैं कि जितने सांसद चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं, पार्टी के बात मान लेते हैं। हाँ, तो आप पार्टी की बात मानते इस हैं, किताब के आधार पर आप कह रहे पार्टी की बात मानते हैं तो सारे के सारे पार्टी के चमचागिरी कर रहे हैं। हैं, इस किताब के माध्यम से आप कह रहे ये हैं। कांसीराम जी का पुस्तक है, कांसीराम ने इसको सिद्ध करके बताया ठीक कि है, सारे के सारे ठीक है। चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वास्तविक में जो आदिवासियों को मार्गदर्शित कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े नेता हुए हैं, जैसे कि सारे के सारे पार्टी के नेता हैं। कौन से बड़े नेता हैं? नहीं, जो लोग चुनाव से भी दूर हैं। जैसे अभी की बात अलग है। उन दिनों में से आज कितने साल हो गए, 79 साल हो गया तथाकथित आजादी के। हाँ। उसके बावजूद ये हाल है। तो हम नेता जिसको कहते हैं जो पार्टी में रहता है, बाकी लोग तो अपने अपने रोजी रोटी में है। आप जो भारत मुक्ति मोर्चा, आज हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इसी के लिए तो काम कर रहा है सर। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद क्या आदिवासी क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? आज का जो सिस्टम है उस सिस्टम में जाने के लिए तो चुनाव लड़के जाएगा उसके पास, उसके बाद व्यवस्था बदलेगा, ऐसा है। उसके बाद व्यवस्था बदलेगी। हमारा व्यवस्था बदलना इतना आसान नहीं है। व्यवस्था बदलने के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरीके से 9 अगस्त 1942 को जवाहरलाल मोहनदास गांधी के आह्वान पर, गांधी जी के आह्वान पर 3 करोड़ लोग रोड में उतर के आए और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उनको भागना पड़ा अंग्रेजों को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन की बात तो हमारा संगठन कर रहा है और उसके लिए हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर से कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए राजनीति में जाकर करेंगे ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए जनता को जागरूक करना है, जनता को जनशक्ति में कन्वर्ट करना है और जन समर्थन से जन आंदोलन करना पड़ेगा। झारखंड के बड़े बड़े जो चेहरे थे, सोमा उरांव, निशा भगत, ये लोग सब कह रहे हैं कि ये सारे के सारे बीजेपी और कांग्रेस के लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अब उनकी बात कर रहे हैं। ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ और सभी दर्शकों को शुरू से मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, सरना सनातन की बात कर रहे हैं, सारे सारे ये बीजेपी के नुमाइंदे हैं। बीजेपी से उनको बाहर करके देखिए, बीजेपी से अलग करके उनको देखिए। बीजेपी से जो अलग है वो आदि प्रकृति की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, स्वायत्त शासन की बात कर रहा है, इनका कबीलाई गुण है उसकी बात कर रहा है। आदिवासियों के कबीलाई गुण है, जो समुदाय में रहता है, अपना न्याय खुद करता है, निर्णय करता है, अपना कमाता है, अपना खाता है। तो ये उनका गुण है, इसलिए आदिवासी है। आदिवासी यूं ही नहीं। कई ऐसे समुदाय हैं जो धर्म के नाम से डिलिस्टिंग का विरोध आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति के आधार पर जिसका डिलिस्ट हो रहा है उसका विरोध करने के लिए आदिवासी लोग क्यों समर्थन में नहीं आता है? जाति के आधार पर कैसे डिलिस्ट? जाति के आधार पर जैसे डिलिस्ट, जैसे बहुत से जनजाति जो है उनको डिलिस्ट कर दिया गया, जिसमें पनिका समाज है, चिकबड़ा एक समाज है। इनको जब अलग किया, इनको पता ही नहीं था कि हमको अलग कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि शासन सत्ता में, मैं आपको बता तो रहा हूँ, शासन सत्ता में हुक्मरान में बैठे हुए विदेशी ब्राह्मण लोग जो है डीएनए के आधार पर हो चुका है ना। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में तो शासन में बैठे तो उनके पास आदिवासी है, उनके पास में शासन है, सत्ता है, ताकत है, पावर है, सारा चीज उनके पास में कब्जा में, तो सारा उनके अधीन में है। तो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। इसी की तो बात कर रहा हूँ कि रियल प्रतिनिधित्व तो नहीं है। पूना पैक्ट की वजह से सारी समस्या खड़ा हुई है। रियल प्रतिनिधित्व होता तो आपकी बात को रखा जाता कि चिक बड़ाई को आदिवासी में रखा जाए, क्योंकि आदिवासी में था ये, उसको अलग करके हटा दिया गया। उस समय कोई आवाज क्यों नहीं उठा पाया? क्योंकि जो भी था इसमें वो बीजेपी कांग्रेस के समर्थक थे। कांग्रेस ने जैसा निर्णय लिया मतलब कि हाईकमान ने उसको उन्होंने फॉलो किया। तो पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है, आप समझिए इस बात को। अब पूना पैक्ट होता, आपको 2 वोट देने का अधिकार होता, आपके पास अपने एक व्यक्ति को एक बार वोट देते और एक जनरल क्षेत्र के आदमी को एक बार वोट देते, जनरल चुनाव होता उसके लिए वोट देते, तो 2 बार वोट का अधिकार होता, तो आपके अधिकार बरकरार रहते हैं। लेकिन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र कर करके गांधी जी ने इसको हमारे पूना पैक्ट को छीन लिया। चल रही है ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये किसका मांग है? बीजेपी का मांग, और बीजेपी के द्वारा समर्थन हर पंचायत से दिया भी जा चुका है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का काम कौन कर रहा है? आज शासन सत्ता में, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, शासन में जो बैठा हुआ है वो अनियंत्रित हो गया है और अपने तरीके से मनमानी तरीके से काम कर रहा है। जो बोल रहा है वो हो रहा है, और जो उसका विरोध कर रहा है उसके जैसे कई लोगों को। आप लोग का पहला कदम अब क्या होने वाला है? हमारा पास सबसे पहला कदम है भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हम हमारे क्षेत्र के जितने भी हमारे मूल निवासी हैं, ST, SC, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज, इनको हम एक मंच पर ला करके, एक संगठन में ला करके एक जन आंदोलन करने का हमारा कार्यक्रम है। और जन आंदोलन से हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। कब करेंगे? जन आंदोलन करने से पहले शक्ति तैयार करना पड़ेगा ना सर। जब जो क्षेत्र है जनरल सीट घोषित हो जाएगा तब करेंगे, तो क्या मतलब? आज होगा चाहे कल होगा, लेकिन जब हमारी जनता जागरूक हो जाएंगे और जनता जब जन आंदोलन करेगा तो विदेशी ब्राह्मणों को सत्ता से विमुख होना पड़ेगा, सत्ता को छोड़ के रियल प्रतिनिधित्व को देना पड़ेगा उसको, और हम उसको छीन कर लेंगे। कोई देता नहीं है शासन सत्ता को, उसको छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये हमारी लड़ाई है उनके साथ में।
विदेशी वर्सेस मूल निवासी की लड़ाई है, जो बामसेफ लड़ रहा है, हमारा भारत मुक्ति मोर्चा लड़ रहा है और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद लड़ रहा है इसके साथ में। और तमाम आदिवासी जितने भी हमारे भारत भर में हैं, सभी आदिवासियों के साथ मेरा यही निवेदन है कि हमारे पास हमको बांटने का जो काम किया जा रहा है दुश्मनों के द्वारा, मैं उन सभी लोगों को कहता हूं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर में आए, एक मंच में होकर के हमें अपना अधिकार मिलेगा और हम अपना अधिकार जो संविधान में प्रदत्त है उसको हम पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आज की चर्चा जो है खास रही। तमाम सारे मुद्दों को हमने कवर अप करने का प्रयास किया है। दर्शकों, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ लेते आएंगे, आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। इस वीडियो को आप दबा करके शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मंच बड़ा होगा और जितना बड़ा ये मंच होगा उतना ही मजबूती से हम अपनी आवाज़ को, आपकी आवाज़ को, आपकी समस्याओं को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और आपके स्क्रीन पे एक बार कोड शो हो रहा होगा, ज़रूर अपने क्षमता अनुसार चैनल को सहयोग कीजिए ताकि आपके लिए हम इसी तरीके से जो ज्वलंत मुद्दों पर वीडियोस लेते आते रहेंगे। धन्यवाद।